नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए अब हम लोग बायोलॉजी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग बायोलॉजी में न्यूट्रिएंट्स चैप्टर कर रहे थे, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट बहुत डिटेल में चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग फैट को स्टार्ट किए हुए थे, फैट स्टार्ट किए हुए थे वसा, जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और प्रोटीन में भी एंट्री कर जाएंगे। नेक्स्ट, अभी तक आप लोगों को केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें मुझे और देनी है, ठीक है ना। इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, कंटेंट मैं उस पर काम कर भी रहा हूँ। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, रीज़न बस इतना सा है कि अभी आपके टेस्ट सीरीज पे काफ़ी ज़्यादा लोड है, ठीक है। क्योंकि टेस्ट सीरीज में काफ़ी स्टूडेंट्स भी है। और एक चीज़ और कि साइंस के बैच में आप में से कई स्टूडेंट्स हैं जो 15 अगस्त के ऑफर में मतलब 499 जो आप लोग नहीं कर पा रहे थे। तो आपने कहा था कि सर एक सप्ताह का हमें टाइम चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, शायद उनकी जो भी सैलरी वगैरह जो भी आनी थी। तो देखिए अभी आपका जो भी चल रहा है ऑफर में, तो ज़रूर से ज़रूर एडमिशन ले लीजिए। इसको अभी मैं अभी क्लोज नहीं किया, ठीक है। और आप लोग कंटेंट देख भी रहे भाई, क्या कंटेंट है क्या कंटेंट नहीं है। तो एक बार शिद्दत से चीज़ों को पढ़िए साथ में। और रही बात केमिस्ट्री में जो चीज़ें बची है, फिजिक्स में कल शायद आपको आई डिफेक्ट का मैं वीडियो डाल दूंगा, आधा घंटा का लेक्चर होगा, उससे भी छोटा हो जाए शायद, वो लाइट फिर हम लोग ख़त्म कर देंगे भाई। बस एक चीज़ बचा हुआ जो चांसेस काफ़ी है वहाँ से सवाल बनने के, ठीक है भाई। और केमिस्ट्री में मुझे बताना है पॉलीमर्स के बारे में, मोनोमर्स के बारे में, कैटलिस्ट के बारे में, ये सब चीज़ें आपको देनी है। कोल बताना है, पेट्रोलियम बताना है और ग्रीन हाउस गैस बतानी है, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी में एक वीडियो और जाएगी आपको, ठीक है। उसमें कुछ मुझे देना है न्यूक्लियर रिएक्टर से, मतलब कि आपके जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट है। हालांकि रेलवे वगैरह में वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, तो वो तो रेलवे के बैच में जाएगा ही। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम लोग कल जो चीज़ों को ख़त्म किए थे वहाँ से हम लोग जोड़ते हैं चीज़ों को। हमने ये जान लिया था कल तक कि कार्बोहाइड्रेट से अगर यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें तो जिससे हमें एनर्जी मिल रही थी, कितनी मिल रही थी, 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है ना। और 1 ग्राम फैट से हमें कितनी मिल रही थी, 9.1। और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 मतलब कि बात ये हो रही थी सिंपल सी, कि अगर आपसे पूछ लिया इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है ना, आपको तुरंत अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में भी, अच्छा कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट के भी कई टाइप्स पढ़े हैं। मोनोसेक्राइड, फिर हमने देखा ओलिगोसेक्राइड, फिर हमने देखा पॉलीसेक्राइड। तो हम लोग उसमें भी बात कर रहे होंगे मोनोसेक्राइड की। मोनो मतलब एक, सेक्राइड मतलब शुगर, जहां एक शुगर प्रेजेंट है जो कंप्लीटली बहुत ही फास्ट डाइजेशन होकर के आपको क्या करेगी, इंस्टेंटली एनर्जी देती है। लेकिन अगर बात कर लिया जाए कि मोस्ट कैलोरीजेनिक न्यूट्रिएंट, यानी कि सबसे अधिक जो ऊर्जा आपको मिल रही होगी किससे, तो फैट से मिल रही होगी, ठीक है भाई। तो चलिए फैट को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए फैट तक हमने जो भी चीज़ें अभी तक पढ़ा कि कौन सी फैट, अब मतलब मैंने बताया ये भी कि आपका जो विटामिन ए, डी और ई और के, यानी 4 विटामिन, ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो था आपका क्या था, फैट में सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। ये फैट में सॉल्युबल का मतलब ये होता है कि फैट में आपको मैं अभी बताऊंगा एक कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी, ठीक है ना। तो वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है ना, इस विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के को क्या करता है, घुलनशील करता है। और जब ये विटामिन ए, डी, ई और के जब तक ये घुलनशील ना हो जाए, ठीक है ना, यानी कि सॉल्युबल फैट में नहीं होगी, तब तक जो विटामिन ए का जो भी आपका एडवांटेज है, मतलब विटामिन ए से जो भी चीजें आपको प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट आपको मिल रही होगी, वो तब तक नहीं मिल पाएगी आपकी बॉडी को जब तक ये फैट में सॉल्युबल ना हो जाए। और वो तब हो पाएगी जबकि आपकी फैट में, या फिर बोला जाए कि अभी मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताऊंगा। मैं ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का वर्ड यूज़ अभी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए को क्या करता है, घोलने में, ठीक है भाई। चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक हमने समाप्त की थी कल। अब आपसे जो सवाल पूछता है एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे होंगे और चीज़ों को समझते हुए बात कर रहे होंगे। हमने अभी आपको ये बतानी है कि जो आपका फैट हो, ठीक है ना भाई, जो आपने वसा यानी कि जो लिपिड भी वर्ड यूज किया जाता है फैट की जगह में, आपसे पूछा जाएगा जो फैट जो होता है वो स्टोर होती है कहाँ पे। तो देखिए ये जो आपका स्किन जो दिख रहा है ना, हाँ, इस स्किन के नीचे एक लेयर होती है, ठीक है। वो लेयर जो आपकी जो टिश्यू से बनी होती है, यानी कि जिस उत्तक से बना होता है ना, उस उत्तक का नाम होता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। और इसी एडिपोज टिश्यू में जो आपका फैट होता है, वो फैट का क्या होता है, स्टोरेज बोला जा सकता है कि एक तरह से एक रूम है जहां पर फैट आके स्टोर होता है। तो आपसे बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि फैट कहाँ स्टोर होती है, ठीक है ना, कि फैट का स्टोरेज प्लेस आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा आप, एडिपोज टिश्यू में। अच्छा ये एडिपोज टिश्यू कहाँ, तो आपकी जो ये स्किन दिख रही है, ठीक है भाई, इस स्किन के नीचे जो लेयर है
वो लेयर किससे बनी होती है? इसी एडिपोज टिश्यू से बनी होती है। इसी एडिपोज टिश्यू में आपकी फैट स्टोर होती है। और इसके अलावे अगर आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा फैट का आपने इनटेक किया है, सेवन किया है, तो बहुत ज़्यादा फैट आपके बॉडी में है, तो फिर नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू के बाद कहाँ आपको फैट स्टोर देखने को मिलता है? आपने देखा होगा, आपके माइंड में आ रहा है वो स्टमक या पेट, है ना भाई? देखिए पेट एक्चुअली होता नहीं, जो लीवर होता है ना, नीचे लीवर में ही जाकर के जो फैट होता है स्टोर हो जाता है। इसलिए आपका जो पेट में आपको चर्बी जैसा फील जो होता है ना, वो यही होता है, लीवर में होता है, ठीक है ना? तो स्टमक इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार आपने हम मतलब कि आप लोग मतलब बोलते भी है कि सर स्टमक में यानी पेट में चर्बी ज़्यादा स्टोर होता। नहीं, सबसे ज़्यादा अगर आपके बॉडी में फैट है तो वो कहाँ स्टोर होगा? एडिपोज टिश्यू में। ये एडिपोज टिश्यू आपके समझ में आ गया। ये स्किन जो है, स्किन के जो नीचे का जो लेयर देख रहे होते हैं ना, वो जो लेयर होता है वहाँ पर आपका होता है एडिपोज टिश्यू। इस टिश्यू में ही आपकी फैट स्टोर होती है, वसा स्टोर होती है। और इसके बाद जो स्टोर जो होती है फैट कहाँ पर सबसे ज़्यादा? तो लीवर में, यानी कि यकृत में स्टोर होती है, ठीक है। अब आइए, जो आपने फैट खाया, ठीक है ना, तो फैट से तो भाई तुरंत आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। क्या होगा? फैट का डाइजेशन होगा। फैट का डाइजेशन कहने का मतलब कि जैसे हमने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट आपने खाई, यानी कि रोटी खाई, यानी कि चावल खाया, यानी कि आलू खाया, तो उससे आपको इंस्टेंटली एनर्जी नहीं मिला। उससे आपके बॉडी में क्या आ गई? कार्बोहाइड्रेट आया। फिर आपके माउथ में आया, माउथ से आपका इसोफेगस यानी गला से होते हुए आपके पेट में आया, तो बहुत सारे इंजाइम, बहुत सारे जूसेस जो आपके ग्लैंड ने, मैं बताऊंगा ये सब जूसेस ग्लैंड क्या होती है बायोलॉजी में ही, वो क्या करता है? इस कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। फाइनली आपका कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। तब वो ग्लूकोज से क्या होती है? आपकी कोशिका को एनर्जी मिलती है। उसी प्रकार आपने जो फैट खाया, फैट कैसे खाए होंगे? या तो आपने कोई भी एनिमल प्रोडक्ट आपने खाया होगा। एनिमल प्रोडक्ट में आपने मटन, चिकन, कुछ भी हो सकता है दोस्त, घी भी हो सकती है, आपने खाया तो आपके बॉडी में क्या आ गया? फैट आ गया। तो क्या आपको उससे एनर्जी मिलेगी? नहीं। उस फैट को क्या होगा फिर? फर्दर क्या किया जाएगा? ब्रेक डाउन किया जाएगा, ठीक है ना। सबसे उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि उसकी स्मॉलेस्ट इकाई जो होगी, सबसे सूक्ष्मतम इकाई, जैसे हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट के सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या बताया था हमने? ग्लूकोज, हाँ जी, जिसको आपको क्या मिला? एनर्जी मिला। तो फाइनल जो फैट कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है फैट की, क्या होती है? वो होती है आपकी फैटी एसिड। जब तक आपका फैट कन्वर्ट ना हो जाए फैटी एसिड में, तब समझिए आपका फैट कंप्लीट डाइजेस्ट हुआ है, तब जाकर के आपको फैट से एनर्जी मिल रही होगी, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिपिड यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट्स क्या होता है? फैटी एसिड होता है। इसको हम लोग डाइजेशन सिस्टम में और भी चीज़ें बताएंगे कि कैसे फैट का डाइजेशन हो रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे हो रहा होगा, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे हो रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट कैसे ग्लूकोज में, ग्लूकोज के बाद कैसे ग्लाइकोजन में, कैसे फैट फैटी एसिड में बदलेगा, कहाँ कहाँ प्लेस में, यानी कि आपके पूरे बॉडी में किस किस अंग में कहाँ कहाँ पर इसका डाइजेशन होगा, हाफ डाइजेशन होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा, कंप्लीट कहाँ पर डाइजेशन होगा, ये सब चीज़ अभी बताएंगे आपको इसी बायोलॉजी में। लेकिन पहले आप ये तो समझ लीजिए, जो आप फैट खा रहे हैं, ये फैट आखिर कैसे आ रहा है आपका बॉडी में, ये फैट होता है क्या, इसको समझना जरूरी है। इसलिए न्यूट्रिएंट्स चैप्टर हमें पढ़ना होता है पहले। तो देखिए, दो सवाल आपका बहुत पूछा जाता है। एक तो आपका फैट कहाँ स्टोर होती है? एडिपोज टिश्यू में। इसके अलावे कहाँ? तो आप बताइएगा लीवर यानी कि यकृत में। दूसरा, फैट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? तो आप बताइएगा फैटी एसिड, इंग्लिश में, हिंदी में वसीय अम्ल। अब ये देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया है फैट का जो है फाइनल डाइजेशन कहाँ मतलब किस में होता है, किस फॉर्म में होता है? तो फैटी एसिड में होता है, ठीक है। फैट का जो डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, कंप्लीटली जो डाइजेशन होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जो होती है ना हमारी, मैं दिखाऊंगा भाई, मैं जो बोला आपको डाइजेशन चैप्टर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट का ये टॉपिक है। लेकिन ये फैट में मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि ये फैट से रिलेट कर रहा था, इसलिए एक जगह ही चीज़ें रहे तो ज़्यादा अच्छी होती है। बाद में जब आप कंप्लीट बायोलॉजी करेंगे तब ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाएगा। तो फैट का डाइजेशन आपके बॉडी में कहाँ होता है? आपसे पूछता है एग्जाम में, ये भी बहुत बार पूछा गया। तो फैट का जो डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो फैट होता है इसकी नेचर यानी कि प्रवृत्ति कैसी होती है, एसिडिक होती है, बेसिक होती है? तो आप बताइएगा। फैटी एसिड है तो आप समझ सकते हैं ये कैसी होगी नेचर, इसकी प्रवृत्ति तो अम्लीय होगी यानी कि एसिडिक होगी, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग बात करेंगे फैट के टाइप्स के बारे में। देखिए, फैट के टाइप की अगर बात की जाए यानी कि टाइप्स ऑफ फैट में अगर हम लोग बात कर रहे होंगे, तो पहला जो टाइप्स होता है सैचुरेटेड फैट यानी कि संतृप्त वसा, और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड फैट यानी कि असंतृप्त वसा। देखिए, एक एक करके चीज़ों को समझिएगा।
पहला जो आपका वसा है यानी कि जो फैट है वो आपका सैचुरेटेड फैट यानी कि संतृप्त वसा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन अब आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि ये सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। देखिए इसका मीनिंग अगर समझ लिए तो ये पूरा चीज आपको समझ में आ जाएगा, जो भी चीजें लिखी हुई। तो पहले इसको समझते हैं कि सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, संतृप्त का मतलब क्या होता है। देखिए आप बहुत बार बोलचाल में या फिर कई बार आपने टीवी वगैरह में या कहीं भी किसी से सुना होगा कि ये सैचुरेशन पॉइंट है भाई, मतलब कि ये अंतिम बिंदु है भाई, ये अंतिम पड़ाव है, ठीक है ना, सैचुरेशन लेवल है। अब इसके बाद आपका फिर कोई लेवल नहीं बचता, मतलब यहां तक आपने कर लिया, मतलब कर लिया, अब इसके बाद आपको कुछ चीजें पढ़नी नहीं है, या फिर आपने इतना मेहनत कर लिया या आपने इतनी कोशिशें कर ली, ये सैचुरेशन लेवल तक चीजें आपने, अब इसके बाद मतलब पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पॉसिबल मतलब कि अब इतना, मतलब कि मैक्सिमम होता है ना जो चीज, उसकी हम बात करें तो वो पॉइंट हो गया सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है ना। मतलब जिसके बाद और कोई चेंज करना थोड़ा सा, बहुत ही ज्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक। तो सैचुरेटेड फैट का मतलब क्या, कि वो फैट की बात की जा रही है जो कम, मतलब कि जिसको बहुत ही हार्ड यानी कि बहुत ही कठिन है, या फिर बोल सकते हैं कि वो फैट जो कंप्लीटली स्टेबल फॉर्म में है, जिसका डाइजेशन फर्दर करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना, थोड़ा सा, या फिर कह ले तो आसानी से हम इसका डाइजेशन नहीं कर सकते, आसानी से हम इसका ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, वैसे फैट को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैट कहेंगे, ठीक है ना। कंप्लीटली इसका अच्छी तरह से डाइजेशन नहीं हो पाता है इस फैट का, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब कि उस पॉइंट को इसने अचीव कर लिया है, तो इसको आसानी से डाइजेस्ट करना या फिर इसकी आसानी से ब्रेक डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वैसे फैट को हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो वही लिखा गया है हार्ड टू डाइजेस्ट, यानी कि इजिली, आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं, पाचन नहीं कर पाएंगे। तो जब भी सिंपल सी चीज है, कोई भी चीज अगर डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो हमारे लिए अच्छा है या खराब है, तो सिंपल सी बात है वो हमारे लिए खराब है, इसलिए हम इसको कहते हैं बैड फैट भी, ठीक है ना। खराब वसा भी अगर आपको पूछ लिया जाए तो सैचुरेटेड फैट को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में सैचुरेटेड स्टेबल है। अब इसको बहुत ही मुश्किल से ब्रेक डाउन किया जा सकता है, और ये हमारे बॉडी में कंप्लीटली या बोला जाए तो पार्शियली ही डाइजेस्ट हो पाती है, इसीलिए ये हमारे लिए बैड फैट है। अच्छा, फैट की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ अगर शायद नहीं बताऊँ तो फैट का भी जो कम्बिनेशन है, या फैट में भी जो मेजर पार्ट में जो एलिमेंट या तत्व देखने को मिलते हैं वो होता है कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, यही तीन तत्व देखने को मिलते हैं। तो ये जो फैट होता है, तो इस सैचुरेटेड फैट में अगर बात की जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में जो होता है ना, सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है। अब ये सैचुरेटेड फैट की जो हमने बात की, जो हार्ड टू डाइजेस्ट है, यानी कि डाइजेस्ट करना थोड़ा सा टिपिकल है, तो ये सैचुरेटेड फैट हमें कहाँ से मिलता है, तो जितने भी एनिमल प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जंतु उत्पादक से जो भी चीजें आप खाते हैं, यानी कि जैसे घी हो गया, बटर हो गया, वनस्पति घी हो गया, मीट यानी कि मटन, चीज जो खाते हैं, चिकन हो गया, और दो एक्सेप्शन याद रखना है, जो प्लांट प्रोडक्ट है, कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल, ये भी आपके सैचुरेटेड फैट में आते हैं, इसलिए जितना कम से कम हो सके आप इसका सेवन करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप ना ही करें, बट जितना कम से कम हो सके उतना ही सेवन करें इसका आप, ठीक है ना। घी, बटर, वनस्पति घी, मीट, चीज, चिकन, कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल, ये सारे एग्जाम्पल है सैचुरेटेड फैट के भाई, ये एग्जाम्पल याद रखना, खास करके कोकोनट ऑयल का और पाम ऑयल का, ये एक्सेप्शन है। यहाँ एनिमल प्रोडक्ट मैंने लिखा है, जितने भी जंतु उत्पादक सभी सैचुरेटेड फैट है, लेकिन ये प्लांट प्रोडक्ट है, ये एक्सेप्शन है, इसीलिए आपके एग्जाम में ये पूछता है। और ये सैचुरेटेड फैट कैसे होते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। देखिए आप इसमें से जितने भी देख रहे हैं, क्या लिक्विड स्टेट में कोई मिलता नहीं, कोकोनट ऑयल हो, आप रूम टेम्परेचर में आप देखिएगा, इसके ऊपर लेयर में देखिएगा व्हाइट व्हाइट, घी में भी देखिएगा व्हाइट व्हाइट, तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो ये सैचुरेटेड फैट का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, ये हमारे बॉडी के लिए सिंपल सा अच्छा नहीं है, इसलिए बैड फैट है। हार्ड टू डाइजेस्ट है, इजिली हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें कार्बन कार्बन, क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से, यानी कि जो अब फैट खाते हैं उसमें मेजर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जब भी सैचुरेटेड बात होगी तो याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड की बात होती है। ये सैचुरेटेड फैट हमें कहाँ से मिलेगी खाने के लिए, तो एनिमल प्रोडक्ट, और दो एक्सेप्शन, कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल। और ये रूम टेम्परेचर में किस अवस्था में, किस स्टेट में मिलेगी, तो सॉलिड स्टेट में मिलती है, ठीक है भाई। अब आइए बात करेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड फैट के बारे में, जो एक अच्छा फैट यानी कि गुड फैट कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों गुड फैट कहा जाता है, क्योंकि आप इसे इजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं, इट कैन बी डाइजेस्टेड वेरी इजिली, ठीक है।
ये गुड फैट हो गया। अब यहाँ जो बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड। तो जब भी अनसैचुरेटेड, इट मीन्स डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब ये जो अनसैचुरेटेड फैट आप खाते हैं ये कहाँ से, तो जितने भी प्लांट प्रोडक्ट हैं आपके, जैसे आपके जितने भी ऑयल हो गए या प्लांट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट आप होते हैं वो सभी अनसैचुरेटेड फैट है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आपको याद रखना, एक तो फिश ऑयल जो एनिमल प्रोडक्ट है, जो मछली का जो तेल होता है ना, बहुत कोई खाते भी है और ये आपके लिए अच्छा है, गुड फैट है ये, तो फिश ऑयल याद रखना है। उधर आपको कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल याद करना है। मस्टर्ड ऑयल, नट्स ऑयल, ये सभी आपके अनसैचुरेटेड फैट है। ये सभी आपके कौन से स्टेट में मिलेंगे, तो लिक्विड स्टेट में, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मिलता है 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर होती है। ये कैसे अवस्था मिलेगी, तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो याद है भाई, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कहीं भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। अब बात करेंगे हम लोग अब आते हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो काफ़ी डिटेल, हमें इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई। हालांकि आपको चीज़ें इसके बारे में पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अच्छे से आपको चीज़ों को समझाता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ठीक है ना। चीज़ों को समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, जो लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स का मतलब समझ रहे हैं ना, फैट की बात हो रही है। जो फैट होती है हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है। यानी जो आपने फैट खाया, सिंपल सा समझिए, आपने घी खाया, मटन खाया, चिकन खाया, कोई भी पाम ऑयल हो या कोकोनट ऑयल, उसने क्या किया, यानी सॉरी आपने क्या किया, फैट को लिया। फैट को डाइजेस्ट करना है, यानी कि उसका स्मॉलेस्ट यूनिट, जब कब उससे आपको उसका डाइजेशन होगा, जब तक कि वो अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में ना आ जाए। उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, फैटी एसिड। स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि सबसे सूक्ष्म में, क्या ही समझ में आ रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट वाला बात मैं जो आपको बताया था, ग्लूकोज। जैसे ये घर है, अब ये घर की सबसे सूक्ष्म इकाई, ये घर किससे बना हुआ, ईंट। अब इस घर को जब आप तोड़ रहे होंगे तो सबसे छोटी सी इकाई आप कब समझेंगे कि ये घर पूरा टूट गया, जब उसकी छोटी एक एक ईंट क्या होगा, यानी एक एक ईंट मतलब उसकी सबसे छोटी ईंट जो है आप उसको तोड़ना दे। उसी प्रकार फैट का डाइजेशन तब होगा जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि फैटी एसिड में जब तक वो फैट ब्रेक डाउन ना हो जाए या डाइजेस्ट ना हो जाए, तब तक आपका फैट का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। और इसका कंप्लीट डाइजेशन बॉडी के किस पार्ट में होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आपने जो लिपिड खाया, ये हमारे बॉडी में क्या निर्माण किया, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किया। यानी कि इट हेल्प फॉर्मेशन, क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है आपकी, कौन, तो आपकी लिपिड्स। अब ये कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है इसको समझिएगा, या फिर कह ले तो इस फैट का काम क्या है इसको भी आप समझिएगा। देखिए, जो हमारे बॉडी में हार्मोन का, देखिए ये हमारे बॉडी में कई हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है आपके, ठीक है ना। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैट भी। जैसे कि खास करके मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है हमारे बॉडी में। तो देखिए, फंक्शन मैं बता रहा हूँ, यूज बता रहा हूँ फैट की क्या, तो हमारे बॉडी में हार्मोन निर्माण करने में सहायक होती है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन इन आवर बॉडी। एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में, यानी एक सेक्सुअल हार्मोन है। आगे देखते हैं अब हम लोग। देखिए, मेल में तो हमने देख लिया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और फीमेल में ये जो आपका फॉर्मेशन करती है कौन सी हार्मोन की, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये दोनों जो हार्मोन आपने देखा है, ये दोनों आपके दोनों सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, ठीक है ना। मतलब सेक्सुअल से रिलेटेड एक्टिविटी आपको बॉडी में देखने को मिलती है इस हार्मोन, जब ये हार्मोन रिलीज होता है आपके बॉडी में। उसके बाद कॉर्टिसोल हार्मोन और एल्डिस्ट्रोन हार्मोन, दो हार्मोन याद रखिएगा मेल फीमेल में जो है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया कई बार। तो पहला यूज समझ गया फैट का क्या है, या कोलेस्ट्रॉल। फैट, कोलेस्ट्रॉल कैसे बना आपकी बॉडी में, आपने फैट खाया तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बना, अभी हम आपको बताएंगे, देखिए टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी। उसके बाद एक और है, ये हेल्प करता है हमारे बॉडी में विटामिन डी का निर्माण करती है। देखिए, सूर्य, बोला जाता है धूप में बैठ जाइए विटामिन डी आप ले रहे, नहीं होता क्या है कि जो आपकी ये स्किन है, ठीक है ना, स्किन के लेयर के नीचे कौन सी टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, जहां आपका क्या होता है, फैट स्टोर होता है, ठीक है ना, फैट स्टोर होता है। तो जब ये सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ती है ना, तो विटामिन डी का सिंथेसिस, यानी कि विटामिन डी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो इसीलिए ये विटामिन डी का भी निर्माण करने में हेल्प करती है। तो उस फैट में जब तक कि सूर्य की किरणें, ठीक है ना, बहुत, देखिए अगर बात किया जाए सूर्य की किरणें क्या बेस्ट होती है, तो जब सूर्य का जब उदय हो रहा होता है ना, यानी कि सुबह के बात की जाए 8 बजे के आसपास वाली का, ठीक है ना, जो धूप, वो बेस्ट धूप होती है भाई, उसमें आपको टहलना चाहिए। और वो रोशनी, यानी कि वो सूर्य की किरणें हमारे बॉडी के लिए काफी अच्छा भी होता है। तो एक तो विटामिन डी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और पहला आपका यूज हमने बता दिया क्या, हार्मोन, हार्मोन का हमने नाम बता दिया। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है। देखिए, अब ये कोलेस्ट्रॉल का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो होता है HDL और एक होता है LDL। H फॉर हाई, D फॉर डेंसिटी, L फॉर लिपोप्रोटीन। पहले तो समझिए, HDL का फुल फॉर्म क्या हो गया, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हो गया लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब एक चीज हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम की बातें फिजिक्स में आपने पढ़ा भी है।
डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपन वॉल्यूम, ठीक है। यानी अगर डेंसिटी वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप आपसे कोई पूछ ले क्या होगा, तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम की है। यानी कि डेंसिटी अगर अधिक होगी तो वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी, और डेंसिटी अगर कम होगी तो वॉल्यूम क्या होगी आपकी, अधिक होगी। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। यानी मैं अगर कह दूं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के दो टाइप है, एक तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि ये जो कोलेस्ट्रॉल की बात की जा रही है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की है, यानी कि इसमें वॉल्यूम क्या होगा आपका, कम होगा। लेकिन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में क्या बात हो रही होगी, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल का जो टाइप है, इसमें वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि डेंसिटी लो है, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, ये जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, ये किस कौन सा एग्जाम्पल है, सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है। सैचुरेटेड फैट समझ रहे हैं, बैड फैट, यानी जो सैचुरेशन स्टेबल फॉर्म में अपना अचीव करके रखा हुआ है, जिसको फर्दर डाइजेस्ट करना हार्ड टू डाइजेस्ट है। यानी कि ये आपका कोलेस्ट्रॉल एक तरह से कहा जाए तो देखिए, समझिए, तो बोला जाए तो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, हालांकि इसकी भी यूज है हमारी बॉडी में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया कि विटामिन A D E K, ठीक है ना, कीड़ा, यानी कि कीड़ा मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया, कीड़ा के विटामिन के हो गया, ई से हो गया विटामिन ई, डी से हो गया विटामिन डी, और ए हो गया आपका विटामिन ए। ये कहाँ पर आपका घुलनशील होता है फैट में, तो ये कोलेस्ट्रॉल में ही घुलनशील होता है, तब जाके वो विटामिन एक्टिविटी या फिर क्रियात्मक अपना फंक्शन कर रहा होता है। लेकिन फिर भी ये कोलेस्ट्रॉल किसका पार्ट होता है, सैचुरेटेड फैट का, यानी कि बैड फैट होता है। लेकिन इस खराब में भी अच्छा होता है ना, कि खराब में भी कुछ आपको लाभ, देखिए कुछ चीजें तो उससे लाभ हो रही होगी ना, तो इन दोनों, ये है दोनों ही खराब, लेकिन इन दोनों में भी अच्छा कौन सा हमारे बॉडी को, उसको बॉडी के लिए उसको हम लोग समझते हैं। तो टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमने समझ लिया, कोलेस्ट्रॉल हमने ये समझा कि फैट खाने से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हुआ। एक हो गया टाइप्स में HDL, एक हो गया LDL, दोनों क्या है, सैचुरेटेड फैट, दोनों ही खराब है, लेकिन खराब में अच्छा कौन है उसको भी हम लोग क्लैरिफाई कर पाएंगे, देखिएगा। सबसे पहले चलते हैं HDL पे, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सबसे पहले समझिए कि लिपोप्रोटीन क्या होता है। देखिए ये भी एक टाइप का प्रोटीन है। लिपोप्रोटीन में क्या, देखिए लिपो मतलब लिपिड यानी कि फैट, और प्रोटीन यानी कि जब प्रोटीन फैट के साथ मिक्स हो जाती ना, तो आप उसे नाम दे देते हैं लिपोप्रोटीन। जब फैट के साथ प्रोटीन मिल जाती है उसी को आप क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका हाई डेंसिटी लिपो जो प्रोटीन होती है ना, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। देखिए हमने अभी आपको ये कहा कि ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो टाइप है, ये दोनों का दोनों सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट कैसा होता है, बैड फैट होता है, क्योंकि ये सैचुरेटेड अपना स्टेबल फॉर्म में हार्ड टू डाइजेस्ट है। लेकिन हमने क्या कहा, खराब में भी अच्छे लड़का को हमें खोजना है, यानी कि ये खराब फैट है, यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल है। फैट खाया तभी तो आपने आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बना, लेकिन इसमें भी अच्छा कौन सा है तो उसको समझिएगा। देखिए HDL की बात जब हम कर रहे होते हैं, यानी कि HDL, इसमें क्या है, डेंसिटी हाई है, ठीक है ना। अगर डेंसिटी क्या है आपकी इसमें हाई है, तो हमें ये बताइए इसकी वॉल्यूम कैसी होगी, इसकी वॉल्यूम लो होगी। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नस के पास, यानी कि ये जो वेन है, देखिए वेन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये वेन है ना, ये वेन है, देखिए यहाँ पे, तो ये वेन है ये आपका, ठीक है, ये वेन हो गया, यानी कि ये मैं नस बोल रहा हूँ हिंदी में, वेन हो गया ये आपका। इस वेन में क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो इसी वेन के अंदर में आपका ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ठीक है ना। तो जब अगर HDL कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, यानी कि इसकी वॉल्यूम कैसी होगी, कम होगी। तो कम होने का मतलब ये जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, ये वेन में कम स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसकी वॉल्यूम देखिए कम है, ठीक है ना। कैसे कम है अभी आपको समझ में आएगा। तो ब्लड आराम से इजी वे में, मैं रेड कलर से बना दूं, ब्लड जो है ये आपका आराम से इजी वे में ये देखिए फ्लो करता है हमारे बॉडी में, तो हमें कोई तरह की दिक्कतें नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसे कहा जाता है क्या, गुड कोलेस्ट्रॉल। समझ में आया। गुड कोलेस्ट्रॉल कहने का पीछे रीजन इसीलिए क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई है और इसकी वॉल्यूम लो है, इसी कारण ये जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है कोलेस्ट्रॉल हमारे वेन में बहुत ही कम, जिसके कारण ब्लड हमारे बॉडी में आराम से फ्लो कर रही होती है। लेकिन जो दूसरा कोलेस्ट्रॉल था आपका LDL, यानी कि लो डेंसिटी वाली, ठीक है ना, लो डेंसिटी वाली, यानी अगर इसकी डेंसिटी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की है, यानी कि इसकी वॉल्यूम क्या होगी, हाई होगी भाई। अगर वॉल्यूम हाई है इट मीन्स मैं वेन बना रहा हूँ ये, ठीक है। अब ये कोलेस्ट्रॉल की मैं फिगर देखिए इस प्रकार की, क्योंकि इसकी वॉल्यूम अधिक है तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा वेन में। ये देखिए वेन में आपका ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई ये कर लिया है अब, ठीक है, ये देखिए।
अगर ये वेन में ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर लिया तो अब ये क्या करेगा, आपके जो ब्लड जो फ्लो कर रही थी इसको ब्लॉक कर देता है, एक जगह इसको इकट्ठा कर देता है। अब ब्लॉक करने के कारण क्या होता है, बहुत तरह की बीमारी, खास करके आपको हार्ट अटैक की जो आप सुनते हो ना, इसका पीछे सबसे बड़ा कोलेस्ट्रॉल का ही रीज़न होता है, ठीक है ना। क्योंकि आगे ब्लड फ्लो नहीं कर पा रही होती है, आगे की कोशिकाएं, सेल जिसको ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ब्लड में जिसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए, तब जाकर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिससे आपको एनर्जी आगे की कोशिकाओं को नहीं मिल पाती है, तो आगे का बॉडी पार्ट काम नहीं कर पाएगा। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे क्या हो गया, आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि जो ये कैसा आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया। क्यों बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, क्योंकि इसकी डेंसिटी लो थी, तो इसकी वॉल्यूम अधिक होने के कारण आपका ब्लड यहाँ पर क्या हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, आगे फ्लो नहीं कर पाता। समझ में आया भाई। तो ब्लड आसानी से क्या होगा, फ्लो नहीं कर पाएगा, बीच में ही क्या होगा, रुक जाएगा और जमने लग जाएगा, जिससे हार्ट अटैक आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपकी कैसी हो जाएगी, बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाएगी। तो अब आइए इस पे थोड़ा सा और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए HDL का मतलब समझ गए आपने, लिपोप्रोटीन का मतलब समझ, गुड कोलेस्ट्रॉल होगा। अच्छा, अब आपने क्या खाया, देखिए अभी हमने फैट का एग्जांपल सारा देखा, एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट, सैचुरेटेड में एनिमल था, लेकिन दो एग्जांपल पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल था एक्सेप्शन, और अनसैचुरेटेड फैट जो गुड फैट था, जिसमें हमने क्या देखा, जितने भी प्लांट प्रोडक्ट और एक्सेप्शन में फिश ऑयल देखा। तो अब आपने जो फैट खाया, तो हमने कोलेस्ट्रॉल का जब टाइप पढ़ा, तो एक हो गया HDL और एक हो गया LDL। तो जो HDL था वो हमारे लिए तो अच्छा था, लेकिन LDL खराब था। तो आप क्या खाते हैं जो आपके बॉडी में HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो मिलेगा आपके बॉडी को, या फिर फॉर्मेशन हो रही होगी, या फिर LDL यानी कि क्या खाइएगा जिससे आपको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फिर लो डेंसिटी LDL वाला कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बन रहा होगा। तो आपको जब आप घी खा रहे होते हैं, देसी घी, ठीक है ना, जितने भी ड्राई फ्रूट आप खाते हैं, इससे आपका जो होता है HDL, आपका जो यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि HDL कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में फॉर्मेशन करेगी, जो आपका कैसा कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है और वॉल्यूम कम होता है। लेकिन अगर आप मटन वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, डालडा का सामान वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये आपके बॉडी में क्या करता है ना, LDL का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। कौन सी कोलेस्ट्रॉल है, खा क्या रहे, फैट, तो ये कौन सा फैट बनाएगा आपका, यानी कि जो फैट ये कौन सा फैट बनाएगा, सैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड फैट में भी कौन सा, तो दो टाइप का, एक HDL और LDL। तो इस HDL और LDL में भी क्या बनाएगा, LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनाएगा, जो कैसा कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इससे आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से ब्लॉकेज वगैरह हो सकती है, हार्ट अटैक आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो देखिए दैट्स ऑल, ये सारी चीज़ें आपके फैट के बारे में पढ़नी थी भाई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। चलिए प्रोटीन स्टार्ट ही कर देते हैं। थोड़ा बहुत प्रोटीन आज खत्म करेंगे, कल पूरा प्रोटीन खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा हमारा विटामिन बड़ा टॉपिक है, और मिनरल्स, ठीक है। तब ये न्यूट्रिएंट्स बहुत थोड़ा सा देखिए, मतलब थोड़ा सा मज़ा भी नहीं आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा भी है, दिक्कत यही है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में इसको खत्म करना चाहा। देखिए प्रोटीन के बाद देखिए प्रोटीन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कहीं मिल जाए देखने को तो। अच्छा, प्रोटीन से क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है ना, जो आपका बॉडी बिल्डिंग यानी कि आप बच्चे वगैरह जो होते हैं ना, खास करके बच्चों में प्रोटीन की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी क्या होती है, ग्रोथ ज़्यादा। अब सिंपल सी बात है, 5 साल में एक 2 साल का बच्चा को देखिए, ठीक है ना, अब उस 2 साल का बच्चा को 5 साल के बाद देखिए, ठीक है, और एक 25 साल के बच्चे को, या बच्चे उसे नहीं बोलेंगे, उस लड़के को 5 साल के बाद देखिए, यानी कि वो 30वां साल उसका देखिए, और इस बच्चे का 7वें साल में देखिएगा, तो किस में ज़्यादा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तो उस बच्चे में। तो उस बच्चे में ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला, इट मीन्स बच्चे में प्रोटीन की क्या होती है, नीड ज़्यादा होती है। इसलिए बच्चों में प्रोटीन की अगर बोला जाए तो सेवन डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा बोलते भी है ज़्यादा देने के लिए, तो रीज़न यही होता है, क्योंकि उसमें जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट, ज़्यादा ग्रोथ, बॉडी बिल्डिंग उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उनको प्रोटीन की नीड ज़्यादा होती है। तो अडल्ट के अकॉर्डिंग या फिर अडल्ट से कंपैरिजन अगर किया जाए, तो बच्चों को यानी कि चाइल्ड को प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन काम क्या करता है, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना। ये है जो हमारे बॉडी के विकास में, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होती है फॉर चाइल्ड, यानी कि बच्चों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है। अडल्ट से ज़्यादा चाइल्ड को प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
कुछ फैक्ट है, प्रोटीन की खोज आपसे पूछ लिया जाए तो मूलर साहब ने की थी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटीन, और इनका नाम जो दिया गया था प्रोटीन का नाम ये पूछता है। देखिए दोनों चीज पूछा है एग्जाम में, एक तो खोज भी पूछा गया है और एक नाम भी पूछा गया, तो बर्जीलियस साहब ने किए। देखिए जो स्टैटिक पार्ट का इन्वेंशन है ना, ये मैंने साइंस के सेक्शन में पूरा कवर कर दिया भाई, ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। केवल स्टैटिक पार्ट का जो बचेगा उसका हम एक वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे, या जिसने हमारा पेड कोर्स मतलब पेड मास्टर कंटेंट लिया है, यानी कि जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और स्टैटिक जी के लिया हो, तो उसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है सारा कुछ, ठीक। तो देखिए दो चीज पूछेगा, प्रोटीन की खोज किसने, तो मूलर, और इनका नाम किसने दिया था प्रोटीन का, यानी कि टर्म्स गिवन बाय बर्जीलियस साहब ने दिए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है कि इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिपेयरिंग और मसल, यानी कि जो आपके मांसपेशियों का ये क्या करती है, जब प्रोटीन आपके बॉडी में मांसपेशियों यानी कि मसल्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, या कोई भी पार्ट में अगर इंजर्ड हो गया या चोट घाट लग गया तो उसको रिपेयर करने में भी आपका प्रोटीन हेल्प करती है, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, यानी वही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिपेयरिंग ऑफ मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। देखिए प्रोटीन जो आपको दिया जाता है या प्रोटीन जो आप खा रहे होते हैं, प्रोटीन हेल्प्स किस में करती है, इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ प्रोटीन नहीं होगा दोस्त, यहाँ होगा आपका इंजाइम। प्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंजाइम, हार्मोन एंड एंटीबॉडी, यानी कि जो प्रोटीन होता है हमारे बॉडी में एक इंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिरोध। एंटीबॉडी मतलब कि, अच्छा मैं बताता हूँ, पहले इस पे आइए, इंजाइम को मैं समझा देता हूँ। ये लाइन को पहले बोलने से पहले मुझे ये सारे टर्म्स को समझा देने चाहिए थे, कोई नहीं, देखिए इसको भूल जाइए जो भी मैंने चीज़ें भी बोली है। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं इंजाइम के बारे की, इंजाइम क्या होता है। देखिए इंजाइम एक को बोला जाता है बायोलॉजिकली टर्म्स में, ठीक है ना, बायोलॉजी की किताबों में आपको मिलेगा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी कि जैविक उत्प्रेरक किसे कहा जाता है। अब ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब क्या है, बायोलॉजिकल, देखिए समझिए इसको, इसका मतलब मैंने ये बोला कि इसको मैंने लिखा है बायोलॉजिकल, यानी कि बायोलॉजिकल को अगर तोड़िएगा तो बायो से, ठीक है ना, बायो आ रहा है, यानी कि जो बायो मतलब क्या है कि आपके बॉडी में जो भी घटनाएं घट रही है, यानी कि आपके बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रही है, जैसे डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, रेस्पिरेशन यानी कि बॉडी में जो पाचन हो रही है, जो एक्सक्रीशन मतलब समझ, जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर आ रही है, या रेस्पिरेशन जो श्वसन ले रहे हैं, तो ये सारी रिएक्शन कहाँ हो रही है, आपकी बॉडी में हो रही है। तो ये रिएक्शन को जो इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट करता मतलब कि इसके रिएक्शन को या तो इंक्रीज करेगा या इसके रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। तो ये कौन करता है, एक कैटलिस्ट करता है। तो केमिस्ट्री में हम लोग कैटलिस्ट वर्ड यूज करते हैं, लेकिन बायोलॉजी में हम इसे क्या कहते हैं, इंजाइम का नाम देते हैं, ठीक है ना, क्या नाम देते हैं, इंजाइम, हिंदी में भी हम इसे इंजाइम ही कहते हैं। तो अब समझ में आया वर्ड क्या हो गया, इंजाइम का मतलब समझ में आया कि जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है हमारे बॉडी में, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन चल रही है, बायोलॉजिकल रिएक्शन मतलब समझ लेना, जो हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, जैसे कि डाइजेशन हो रहा, आपने खाना खाया तो डाइजेस्ट हो रहा है भाई, अंदर में रिएक्शन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो रहा है, फैट का ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो एक रिएक्शन अंदर चल रही है। तो ये कैसे रिएक्शन है, बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो वो रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस एंजाइम के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। अगला हार्मोन, हार्मोन समझ में आ ही रहा कि हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन हमारे बॉडी में आते हैं जिसके कारण कई सारी चेंजेस देखने को मिलती है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है, एक प्रोटीन होता है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन होती है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी मतलब किसी चीज से लड़ने की हमें एक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हिंदी में बोला जाएगा इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि कोई भी बीमारी है, जैसे कि हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया तो उससे फाइट करेगी ना हमारी बॉडी, तो वो उसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोटीन से ही होता है। इंजाइम का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो प्रोटीन से ही होता है। और हार्मोन का भी फॉर्मेशन कैसे होता है, तो प्रोटीन से ही होता है। देखिए हमने अभी फैट में भी बताया कि फैट क्या होता है, कुछ हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन मैंने नाम बताया था, ठीक है ना, एल्डोस्टेरोन, तो वो सारे देखिए फैट भी हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, साथ के साथ प्रोटीन भी। तो प्रोटीन किस क्या क्या चीजें हमारे बॉडी में बना रहा होता है, एक तो इंजाइम, एक हार्मोन और एक एंटीबॉडी। इंजाइम का काम क्या है, आपकी जितनी भी बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शन चल रहा है उसके रेट को इंक्रीज करेगा। हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होगा तब जाके हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें चेंजेस देखने को मिलेगी, या बहुत तरह की एक्टिविटी हमारे बॉडी में देखने को मिलती है। एंटीबॉडी, जो भी बाहर से कोई वायरस आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो उससे फाइट करने के लिए, ठीक है ना, यही एंटीबॉडी क्या करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो ये किससे बनी होती है, तो ये प्रोटीन से ही बनी होती है, या फिर बोल सकते हैं प्रोटीन ही हेल्प करती है इसकी फॉर्मेशन में, ठीक है भाई।
अब अगर पूछ लिया जाए प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो अमीनो एसिड स्मॉलेस्ट यूनिट समझ में आ रहा है कि फाइनली जब प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा होगा तो किस में वो उसका फाइनल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा होगा, तो अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में। भाई ये सब एग्जाम में पूछता है, इसलिए बार बार मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। स्मॉलेस्ट यूनिट पूछेगा, सबसे सूक्ष्म इकाई प्रोटीन की क्या है। देखिए अब जो आपकी ये अमीनो एसिड है ना, ये सूक्ष्म है, यानी कि मोनोमर है। मोनोमर समझ में आ रहा है ना, जो बहुत सारे जो मिलकर यानी बहुत सारे मोनोमर मिलते हैं तो क्या होता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो मैंने वही लिखा, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तब जाके एक प्रोटीन बनता है। एक प्रोटीन में आपके 20 अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं, यानी कि जब आपस में 20 अमीनो एसिड मिलेंगे तब जाके एक प्रोटीन बनेगा। यानी ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है अमीनो एसिड का, इस प्रकार के आपके 20 अमीनो एसिड जब मिलेंगे तब जाके आपको एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो एक जाकर के क्या होता है, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे मोनोमर पूछा जाएगा प्रोटीन का क्या, तो अमीनो एसिड। क्यों, क्योंकि यही अमीनो एसिड स्मॉलेस्ट यूनिट है। जब ऐसे 20 अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे तब एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो आप यहाँ पे देखिए NH2C पे एक अल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है COOH, तो यहाँ से OH माइनस रिलीज हो रहा होगा और यहाँ से क्या ये रिलीज करेगा H प्लस, यानी H प्लस रिलीज हो रहा है यानी एसिडिक नेचर, OH माइनस रिलीज हो रहा है यानी बेसिक नेचर। इसलिए आपके एग्जाम में आपसे पूछता है कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है या फिर बेसिक नेचर है। आपके एग्जाम में ये सवाल बनते हैं दोस्त, इसका नेचर आपसे पूछा जाता है, अमीनो एसिड का नेचर कैसा है, ये अमीनो एसिड का नेचर कैसा है। तो देखिए OH माइनस भी रिलीज कर रहा है और H प्लस भी रिलीज कर रहा है, एसिडिक और बेसिक तो दोनों। तो जब कोई भी एलिमेंट, ठीक है ना, या फिर तत्व आपका दोनों नेचर शो करे, बेसिक नेचर भी और एसिडिक नेचर भी, अम्लीय और वसा दोनों नेचर शो करे, ठीक है ना, सॉरी वसा बोल दिया, क्षार, अगर दोनों प्रवृत्ति अगर शो कर रही हो तो उसे हम कहते हैं एम्पोफैट्रिक, यानी कि उभयधर्मी। ठीक है, इसको हम आगे लिखे हैं, उसको भी मैं दिखाता हूँ अभी। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अमीनो एसिड का ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ से कैसे ये एम्फोटेरिक है यानी कि उभयधर्मी, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि यहाँ से OH माइनस निकलेगा, एसिड बेस सॉल्ट। अब आपको क्लियर है ना भाई, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो ये एसिड हो गया। चीजें क्लियर है, इसलिए हम इसे कहते हैं एम्पोफैट्रिक। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन मस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका नाइट्रोजन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो नाइट्रोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर मेकिंग प्रोटीन, यानी कि नाइट्रोजन महत्वपूर्ण तत्व होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ प्रोटीन क्या हो गया, एम्फोटेरिक हो गया, यानी कि उभयधर्मी हो गया, यानी कि एसिड और बेस दोनों ही तरह बिहेव करेगी, आपको मैंने बता दिया। NH2COOH तत्वों से मिलकर बना होता है, आपको मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया। इस प्रोटीन में क्या होता है, NH2COOH एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, देखिए कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और नाइट्रोजन क्या होता है, मेन एलिमेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा आपका, किसके लिए, फॉर मेकिंग प्रोटीन। ठीक है ना, तो कौन सा एलिमेंट, तो नाइट्रोजन, ये याद रखना। ठीक है, तो इतना आज हम लोग क्लास में कवर करते हैं, कल हम लोग प्रोटीन को कवर करेंगे कंप्लीट, फिर बचता है मिनरल्स और विटामिन, काफी इंपॉर्टेंट अभी वो भी है। ठीक है भाई, धन्यवाद।